नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने जीके जीएस सीरीज के 39वां दिन पुनः 15 प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये वो प्रश्न होते हैं जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल थे। ऑप्शन ए त्रावणकोर, निजाम, मराठा एवं अंग्रेज। ऑप्शन बी त्रावणकोर, निजाम, मराठा एवं फ्रांसीसी। ऑप्शन सी रुहेलखंड, त्रावणकोर, मराठा एवं अंग्रेज। ऑप्शन डी रुहेलखंड, त्रावणकोर, निजाम एवं मराठा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल थे त्रावणकोर, निजाम, मराठा एवं अंग्रेज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम डिटेल में भी देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान के विरुद्ध त्रावणकोर, निजाम और मराठाओं ने अंग्रेजों के साथ मिलकर एक चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा बनाया था। टीपू सुल्तान दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य फैलाना चाहता था, जिससे इन सभी राज्यों को खतरा महसूस हुआ। अंग्रेज भारत में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे और टीपू सुल्तान उनके लिए एक बड़ी बाधा बन गया था। इसलिए इन सभी ने मिलकर टीपू सुल्तान को पराजित करने का फैसला किया। इस युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी और इसी संधि के साथ इस युद्ध को समाप्त किया गया था। इस युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, जिसके तहत टीपू सुल्तान को अपनी आधी भूमि गंवानी पड़ी। तो ये थोड़ा सा डिटेल था उसके बारे में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर उसका प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न है, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन बी नवाब कपूर सिंह ने। ऑप्शन सी महासिंह। ऑप्शन डी रणजीत सिंह। सैन्य संगठन खालसा दल की स्थापना की थी नवाब कपूर सिंह ने, जबकि खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। आइए इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल देखते हैं। खालसा दल 18वीं शताब्दी में पंजाब क्षेत्र में संचालित 11 सिख मिसलों का संयुक्त सैन्य बल था। इसकी स्थापना नवाब कपूर सिंह ने 1740 के दशक के अंत में की थी। कपूर सिंह एक सिख सैनिक थे जिन्होंने खालसा दल का गठन किया। इन्होंने खालसा पंथ के सैनिकों को प्रशिक्षित किया और संगठित किया। खालसा दल ने मुगल साम्राज्य और अन्य शत्रुओं के खिलाफ कई युद्ध लड़े। अब थोड़ा अन्य विकल्पों के बारे में भी देख लेते हैं। जैसे पहले एक विकल्प था गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में वैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। उन्होंने सिखों को एक सैन्य संगठन का रूप दिया था ताकि वे अपने धर्म और सम्मान की रक्षा कर सकें। एक ऑप्शन था महासिंह। यह एक सिख सरदार थे जिन्होंने 18वीं शताब्दी में सिख मिसलों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रणजीत सिंह, इन्होंने सिख साम्राज्य की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, सेन वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए सामंत सेन। ऑप्शन बी विजय सेन। ऑप्शन सी बल्लाल सेन। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
सेन वंश का संस्थापक था सामंत सेन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। थोड़ा सा देख लेते हैं सेन वंश के बारे में। सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन थे। पाल वंश के पतन के बाद सामंत सेन ने इस वंश की स्थापना की। 11वीं और 12वीं शताब्दी में बंगाल पर शासन करने वाला एक महत्वपूर्ण राजवंश था। माना जाता है कि सेन वंश के पूर्वज दक्षिण भारत से आए थे। सेन वंश के शासन काल में बंगाल में सांस्कृतिक विकास हुआ। प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न है, कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? ऑप्शन ए कारकोट वंश, ऑप्शन बी उत्पल वंश, ऑप्शन सी लोहार वंश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कश्मीर की राजकुमारी जो थी वो लोहार वंश से उनका संबंध था। वो लोहार वंश की राजकुमारी थी। ऑप्शन सी द राइट आंसर। अब थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं। कश्मीर की महारानी दिद्दा मूल रूप से लोहार वंश की राजकुमारी थी। कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली दिद्दा एक बेहद शक्तिशाली शासक थी। वो लोहार वंश से थी जो इस समय कश्मीर के आसपास के क्षेत्र में प्रभावशाली था। दिद्दा को कश्मीर की पहचान के रूप में जाना जाता है और उनके शासन काल को कश्मीर के इतिहास में स्वर्ण काल माना जाता है। थोड़ा सा जान लेते हैं रानी दिद्दा के बारे में कुछ रोचक तथ्य। दिद्दा जन्म से ही अपंग थी, लेकिन उन्होंने अपनी शारीरिक कमजोरी को कभी बाधा नहीं बनने दिया। दिद्दा एक कुशल प्रशासक थी और उन्होंने कश्मीर को समृद्ध बनाया। उन्होंने कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया और कई मंदिरों का निर्माण करवाया। कल्हण का उल्लेख। कल्हण एक कश्मीरी कवि थे। कश्मीरी कवि कल्हण ने अपनी रचना राज तरंगिनी में दिद्दा के जीवन और कार्यों का विस्तृत वर्णन किया है। अब बाकी कुछ विकल्पों पर भी बात कर लेते हैं। कारकोट वंश और उत्पल वंश ये भी कश्मीर के प्राचीनतम राजवंश थे, लेकिन दिद्दा इन वंशों से संबंधित नहीं थी। तो दिद्दा का वंश संबंध था लोहार वंश से। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न है, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को कहते हैं। ऑप्शन ए इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन बी मदरबोर्ड, ऑप्शन सी प्रोसेसर, ऑप्शन डी माइक्रोचिप। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को कहते हैं मदरबोर्ड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा जान लेते हैं मदरबोर्ड के बारे में। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड मदरबोर्ड कहलाता है। यह कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो सभी प्रमुख घटकों को जोड़ता है और उन्हें एक साथ काम करने में सक्षम बनाता है। मदरबोर्ड को मेन बोर्ड और सिस्टम बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। अन्य विकल्पों पर बात करते हैं। जैसे इंटीग्रेटेड सर्किट, यह एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो एक ही चिप पर कई ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक घटकों को एकीकृत करता है। प्रोसेसर की बात करें तो यह कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है जो सभी गणनाएं करता है। माइक्रोचिप की बात करें तो यह एक बहुत छोटा इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है जो विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 6। छठा प्रश्न है, डीटीपी का पूरा रूप है। ऑप्शन ए डेली टेक्स्ट प्रिंटिंग, ऑप्शन बी डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ऑप्शन सी डेस्कटॉप प्रिंटिंग, ऑप्शन डी डेली टेक्स्ट पब्लिशिंग। डीटीपी का पूरा नाम है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब थोड़ा डीटीपी के बारे में जान लेते हैं।
डीटीपी यानी डेस्कटॉप पब्लिशिंग एक तकनीक है जिसका उपयोग कंप्यूटर पर टेक्स्ट और ग्राफिक्स को संयोजित करके पेज लेआउट बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग पुस्तकें, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, ब्रोशर, पोस्टर, प्रस्तुतियां और अनमुद्रित सामग्री बनाने के लिए किया जाता है। डीटीपी सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण हैं जो इन सारी चीजों को बनाने के लिए यूज किया जाता है। उसमें से एक सॉफ्टवेयर आपको एडोब इनडिजाइन होगा, एडोब पेज मेकर, क्वार्क एक्सप्रेस, स्क्राइबस, ये सब कुछ महत्वपूर्ण डीटीपी सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। डीटीपी से क्या लाभ है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लाभ को देख लेते हैं। पहला लाभ, उच्च गुणवत्ता वाला ग्राफिक्स और लेआउट बनाना संभव है। समय और लागत की बचत होती है। तीसरा लाभ है, संपादन और पुनः प्रिंटिंग आसान हो जाता है। चौथा लाभ है, रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है। ये था कुछ डीटीपी के लाभ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, HTML का विस्तृत रूप क्या है? ऑप्शन ए, हाइब्रिड टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन बी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन सी, हायर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। HTML का विस्तृत रूप है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब थोड़ा HTML के बारे में जान लेते हैं। HTML एक तरह की भाषा है जिसका उपयोग हम वेबसाइट बनाने के लिए करते हैं। यह कंप्यूटर को बताता है कि वेब पेज पर क्या दिखाना चाहिए। प्रश्न संख्या 8। 8वां प्रश्न है, निम्न में से किस धातु का भूपर्पटी में सर्वाधिक बाहुल्य है? निम्न में से किस धातु का भूपर्पटी में सर्वाधिक बाहुल्य है? ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम। ऑप्शन बी, आयरन। ऑप्शन सी, मैग्नीशियम। ऑप्शन डी, सोडियम। भूपर्पटी में सर्वाधिक बाहुल्य है एल्युमिनियम का। जैसे हम जानते हैं कि भूपर्पटी की सबसे पहली जो परत है, वो सबसे ऊपरी जो परत है वो है सियाल, SiAl, और इसमें होता है सिलिका और एल्युमिनियम। तो भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है एल्युमिनियम। अब थोड़ा एल्युमिनियम के बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी की परत में सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु एल्युमिनियम है। हालांकि हम इसे अक्सर शुद्ध रूप में नहीं देख पाते, यह कई खनिजों में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 9। 9वां प्रश्न है, यद्यपि भूपटल पर एल्युमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, फिर भी एल्युमिनियम लोहे से महंगा क्यों है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यद्यपि भूपटल पर एल्युमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, फिर भी एल्युमिनियम लोहे से महंगा क्यों है? ऑप्शन ए, यह लोहे की अपेक्षा अधिक प्रयुक्त होता है। यह लोहे की अपेक्षा अधिक मिश्र धातु बनाता है। ऑप्शन सी है, इससे निर्मित उपकरण की मांग लोहे की उपकरण से अधिक होती है। और ऑप्शन डी है, इसके उत्पादन की धात्विक विधियां लोहे से अधिक खर्चीली होती है। तो भूपटल पर एल्युमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, फिर भी एल्युमिनियम लोहे से महंगा इसलिए है क्योंकि इसके उत्पादन की धात्विक विधियां लोहे से अधिक खर्चीली होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं इसका। यह बात सही है कि धरती की परत में एल्युमिनियम लोहे से अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन यह अपने शुद्ध रूप में नहीं मिलता है, बल्कि खनिजों के रूप में होता है। एल्युमिनियम को इसके अयस्क बॉक्साइट से निकालना एक जटिल और ऊर्जा गहन प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में बिजली की भारी मात्रा में खपत होती है, जिसके वजह से एल्युमिनियम का उत्पादन महंगा हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि एल्युमिनियम का
प्रचुर मात्रा में मिलने के बावजूद महंगा क्यों हो जाता है? इसका कारण आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10। 10वां प्रश्न है, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है। सफेद रक्त कण व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स WBC का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए CO2 ले जाना, ऑप्शन बी O2 ले जाना, ऑप्शन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। थोड़ा WBC के बारे में देख लेते हैं। सफेद रक्त कण श्वेत रक्त कोशिकाएं या WBC हमारे शरीर की रक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कोशिकाएं शरीर में संक्रमण फैलाने वाले जीवाणुओं, वायरस और अन्य हानिकारक पदार्थों से लड़ने का काम करती है। प्रश्न संख्या 11। 11वां प्रश्न, किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी AB, ऑप्शन डी O। किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी AB में AB ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। AB रक्त वर्ग में A और B दोनों एंटीजन होते हैं, लेकिन कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, इसलिए इसे सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है। A रक्त वर्ग में A एंटीजन और B एंटीबॉडी होती है। बी रक्त वर्ग में बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन और ए एंटीबॉडी होती है। वहीं ओ रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं होता है, लेकिन ए और बी दोनों एंटीबॉडीज होती है। और जब ए बी की बात करेंगे तो ए और बी में दोनों एंटीजन होता है, लेकिन कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। प्रश्न संख्या 12। 12वां प्रश्न है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? संविधान पांडुलेखन समिति यानी प्रारूप समिति या मसौदा समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए मोहम्मद सादुल्ला, ऑप्शन बी KM मुंशी, ऑप्शन सी AK अय्यर, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान के पांडुलेखन समिति का सदस्य नहीं थे ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के अध्यक्ष थे और संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन वे पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति या पांडुलेखन समिति के सदस्य कौन कौन थे? 7 सदस्य थे। कौन कौन? पहला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तीसरे सदस्य थे N गोपालस्वामी, चौथे KM मुंशी, पांचवे मोहम्मद सादुल्ला और छठे BL मित्तर और सातवें थे DP खेतान। इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। इस समिति का मकसद भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करना था। प्रश्न संख्या 13। 13वां प्रश्न, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 15। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या थी 15। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थीं। इन महिलाओं ने भारत के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कुछ प्रमुख महिला सदस्यों का नाम आप जान लीजिए। सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित,
रेणुका रे, दुर्गाबाई देशमुख इत्यादि महिलाएं थी। ये महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों से आती थीं और उन्होंने संविधान सभा में महिलाओं के अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुधार जैसे मुद्दों पर जोर दिया था। प्रश्न संख्या 14। अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन यानी डीवैल्यूएशन किया जा चुका है? अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन यानी डीवैल्यूएशन किया जा चुका है? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी 4 बार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 4 बार। 4 बार हुआ है, लेकिन 3 वर्षों में हुआ है। तीसरा जो वर्ष था 1991, उस समय 2 चरणों में किया गया था, इसलिए इसको 4 बार मानना जाना ठीक रहेगा। कहीं कहीं से 3 बार भी कहा जाता है। थोड़ा सा डिटेल देखते हैं इसके बारे में। भारतीय रुपये का अब तक 4 बार अवमूल्यन किया जा चुका है। अब थोड़ा अवमूल्यन के बारे में संक्षिप्त जानकारी। भारत में पहली बार अवमूल्यन 1949 में और फिर 1966 में और तीसरी बार 1991 में 2 चरणों में भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया था। तो इस तरह से 4 बार हो जाता है। एक बार 1949 में, दूसरी बार 1966 में और 2 बार 1991 में, 2 चरणों में। तो कुल 4 बार अवमूल्यन किया गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आज का 15वां और अंतिम प्रश्न। अवमूल्यन यानी डीवैल्यूएशन शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना, ऑप्शन बी स्वदेशी मुद्रा के मूल्य में बढ़ोतरी करना, ऑप्शन सी स्वदेशी मुद्रा के मूल्य में बढ़ोतरी करना। ये ऑप्शन 2 बार टाइप हो गया है। ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अवमूल्यन यानी डीवैल्यूएशन का शाब्दिक अर्थ है, इस शब्द का अर्थ है अवमूल्यन यानी डीवैल्यूएशन शब्द का अर्थ है अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्यों को घटाना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब थोड़ा डीवैल्यूएशन के बारे में समझ लेते हैं कि डीवैल्यूएशन क्या है और इसके क्या लाभ होते हैं। किसी देश की सरकार द्वारा अपनी मुद्रा का मूल्य अन्य मुद्राओं के मुकाबले जानबूझकर कम करना ही डीवैल्यूएशन या अवमूल्यन कहलाता है। यह एक आर्थिक नीति है जिसका इस्तेमाल देश अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए करता है। अवमूल्यन क्यों किया जाता है, क्यों डीवैल्यूएशन किया जाता है, क्यों अपने देश की मुद्रा को जानबूझकर घटाया जाता है उसके मूल्य को? जब एक मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है तो उस देश के उत्पाद दूसरे देशों के लिए सस्ते हो जाते हैं, जिससे निर्यात बढ़ता है। पहला कारण यही है कि जब किसी देश का मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है तो उस देश के उत्पाद दूसरे देश के लिए सस्ते हो जाते हैं, जिससे कि दूसरे देश में इस देश के सामान को निर्यात करना आसान हो जाता है। दूसरा लाभ क्या है? अवमूल्यन से आयात महंगे हो जाते हैं, जिससे घरेलू उत्पादों की मांग बढ़ती है और विदेशी उत्पादों की मांग कम होती है। जब मुद्रा का डीवैल्यूएशन किया जाता है तो दूसरे देशों से आने वाले उत्पादों की मांग जो होती है, मूल्य जो होता है बढ़ जाता है और उसके बढ़ने से यहाँ के लोग अपने घरेलू उत्पादों को खरीदना पसंद करने लगते हैं, जिससे घरेलू उत्पादों की मांग बढ़ जाती है और विदेशी उत्पादों की मांग कम हो जाती है। तीसरा कारण है जब एक देश का भुगतान संतुलन घाटे में होता है तो अवमूल्यन करके वो अपने निर्यात को बढ़ाकर और आयात को कम करके इस घाटे को कम कर सकता है। तो 3 कारण है अवमूल्यन होने का, जो आपने अच्छे से समझ लिया है। तो उम्मीद है कि आपको प्रश्नों का चयन अच्छा लगा होगा और आपको इन प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिल गई होंगी। तो इसी प्रकार के प्रश्नों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अधिकतर
विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ पहुंचे। मिलते हैं इसी प्रकार के जानकारी भरे अन्य वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।